प्राचीन समय से ही जहाज यातायात का सबसे सुलभ साधन रहे हैं, जिससे एक देश से दूसरे देश की लंबी यात्राएं तय की जाती थीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने विशाल आकार के जहाजों का निर्माण कैसे किया जाता होगा, या फिर उन्हें बनाने में कितने पैसे लगते होंगे? इतना ही नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा आकार होने के बावजूद भी ये जहाज पानी के अंदर डूबते क्यों नहीं हैं? और टाइटैनिक के बाद जहाजों के डिजाइन और उनके निर्माण को किस हद तक बदल दिया गया? यकीनन इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप भी उत्सुक होंगे, तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं जहाजों के निर्माण से जुड़ा ये अमेजिंग वीडियो। जहाज का निर्माण। किसी भी जहाज को बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, जिसमें उसके वजन, आकार और अंदर मौजूद सुविधाओं का बारीकी से उल्लेख किया जाता है। एक जहाज को तैयार करने में कम से कम 3 से 4 साल का समय लगता है, क्योंकि इसके एक एक पार्ट का निर्माण करना और फिर उन्हें आपस में जोड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। एक जहाज का वजन 1 लाख टन से 2 लाख टन या उससे ज्यादा हो सकता है। इसका वजन पूरी तरह से जहाज के आकार पर निर्भर करता है। अगर किसी क्रूज शिप का निर्माण किया जाता है तो उसे बनाते समय इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उसमें एक साथ ज्यादा से ज्यादा लोग सफर कर सकें। पानी में चलने वाले जहाजों का निर्माण करने के लिए कुछ खास और प्रसिद्ध कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जिसमें STX, हुंडई, सैमसंग और मित्सुबिशी जैसी बड़ी कंपनियों का नाम शामिल है। ये कंपनियां जहाजों के निर्माण के लिए समुद्र के पास अलग से यूनिट लगाती हैं, जहां से किसी एक बड़े आकार के जहाज को पानी में ले जाना आसान और कम खर्चीला होता है। ऐसे में आज हम आपको जापान की मित्सुबिशी कंपनी द्वारा बनाए गए एडा प्राइमा नामक जहाज का मेकिंग प्रोसेस बताने जा रहे हैं, जो 300 मीटर लंबा एक क्रूज शिप है। आइडा प्राइमा को बनाने के लिए कंपनी ने नागासाकी के पास मौजूद समुद्र में अपने एक शिपयार्ड में यूनिट लगाई थी, जिसे बनाने के लिए पानी में चारों तरफ मजबूत ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और फिर उसके अंदर मौजूद पानी को खाली किया जाता है। इस तरह के समुद्र के पानी में ही जहाज बनाने के लिए एक यार्ड तैयार किया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले जमीन में छोटे छोटे ब्लॉक्स को रख दिया जाता है। इसके बाद उन ब्लॉक्स के ऊपर जहाज बनाने का काम शुरू किया जाता है और सबसे पहले जहाज का मजबूत बेस तैयार किया जाता है, क्योंकि पूरे जहाज का भार उसी के ऊपर होता है। आइडा प्राइमा का बेस तैयार करने के लिए भारी और मजबूत स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, जो पानी में लंबे समय तक चलने लायक होता है। वहीं लोहे या किसी दूसरे मटेरियल से बनाया गया बेस पानी में ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता है, क्योंकि खारे पानी की वजह से उसमें जंग लगने की संभावना ज्यादा होती है। जहाज का बेस तैयार करने के लिए स्टील की मोटी चादरों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, फिर उनके ऊपर स्टील की रॉड लगाई जाती हैं। इसके बाद एक बार फिर स्टील की चादरों को रॉड के ऊपर लगाकर उन्हें फिक्स किया जाता है, जिसके बाद जहाज का मजबूत बेस तैयार हो जाता है। इसके बाद जहाज की दीवारों को बनाने का काम किया जाता है, जिनके लिए स्टील की चादरों का इस्तेमाल किया जाता है। जहाज का बेस और दीवारें तैयार होने के बाद उनके अंदर अलग अलग कमरे, हॉल, कैबिन और अन्य चीजों का निर्माण किया जाता है। इन सभी चीजों को बनाने के लिए स्टील का ही निर्माण किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे जहाज की मंजिल बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके कमरों, दीवारों और फ्लोर के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्टील की चादर की मोटाई कम होती जाती है। यूँ तो पूरा का पूरा जहाज स्टील से बना होता है, लेकिन बेस में इस्तेमाल की गई स्टील की चादर की मोटाई बाकी जहाज से ज्यादा होती है। इस तरह मजदूरों को सबसे ज्यादा समय जहाज के बाहरी ढांचे को खड़े करने में लग जाता है, क्योंकि उसमें स्टील का काम होता है। आइडा प्राइमा कुल 8 मंजिल वाला जहाज है, जिसका बाहरी ढांचा तैयार होने के बाद अंदर के बारीक काम को पूरा किया जाता है, जिसमें बिजली की तारें बिछाना, उनका कनेक्शन एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में देना और लाइट्स लगाना सबसे अहम है। जिसके बाद स्टील की चादर के ऊपर लकड़ी का फ्लोर तैयार किया जाता है। लाइट्स का काम खत्म होने के बाद लकड़ी और शीशे की मदद से जहाज के अंदर यात्रियों के ठहरने के लिए कमरे बनाए जाते हैं, जिनका डिजाइन हर क्लास के हिसाब से अलग अलग होता है। जहाज का बेसिक काम खत्म होने के बाद उसके अंदर स्विमिंग पूल, बार, हॉल, थिएटर, पार्क, बाथरूम, जिम और क्लब आदि बनाने का काम शुरू किया जाता है, जो जहाज को लग्जरी बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
इस काम में मजदूरों को ज्यादा समय और मेहनत लगती है, क्योंकि जहाज में ये छोटी छोटी चीजें उसे आकर्षक बनाने का काम करती हैं। इसके बाद जहाज के इंटीरियर पर काम किया जाता है, जिसमें मजदूरों द्वारा खड़े किए गए ढांचे को सुधारने और उसकी बारीकियों पर ध्यान दिया जाता है। इस तरह एक विशालकाय जहाज बनकर तैयार होता है, जिसके लिए वेंटिलेशन का काम करने वाले कांच की बड़ी छत को सबसे आखिर में तैयार किया जाता है। इस कांच की चादर को जहाज से अलग बनाया जाता है और फिर उसे क्रेन और मशीनों की मदद से जहाज में फिट कर दिया जाता है, जो पानी में चलने के दौरान जहाज में वेंटिलेशन का काम करता है। इसके बाद जहाज में इंजन लगाया जाता है। इसके साथ ही सिल्वर और तांबे से तैयार पंखे यानी पोलबर को फिट किया जाता है। जहाज में सिल्वर और तांबे से बने पंखे को लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि समुद्र के खारे पानी में उसमें जंग नहीं लगता है। जहाज के निर्माण में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि उसमें कोई भी पार्ट ऐसे मटेरियल से ना बनाया जाए जो खारे पानी की मार झेलने में असमर्थ हो, क्योंकि जहाज को समुद्र के खारे पानी में कई दिनों तक यात्रा करनी होती है। ऐसे में अगर उसके किसी भी पार्ट में जंग लग जाती है तो उसका परिणाम पूरे जहाज और उसमें सफर कर रहे यात्रियों को भुगतना पड़ सकता है। जहाज का सारा काम खत्म होने के बाद आखिर में उसके बाहरी और अंदरूनी पार्ट्स में जंग रोधक केमिकल लगाया जाता है, जिसके लिए बड़े बड़े पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जहाज को पेंट करने का काम शुरू किया जाता है, जो उसे अलग और आकर्षक लुक देने का काम करता है। पेंट का काम खत्म होने के बाद जहाज को टेस्टिंग के लिए पानी में उतारा जाता है। इस दौरान उसमें मौजूद खामियों की तलाश की जाती है और फिर जहाज को दोबारा से शिपयार्ड में खड़ा कर दिया जाता है। अगर जहाज में कोई कमी होती है तो उसे ठीक करने का काम किया जाता है और अगर कमी नहीं होती है तो उसमें जहाज का नाम और उसका लोगो बनाने का काम किया जाता है। इस तरह एक कंपनी 3 से 4 साल के अंदर विशाल आकार के जहाज को तैयार करने का काम करती है, जिसे शिपयार्ड से निकालकर पानी में यात्रा करते हुए डिलीवर किया जाता है। इसके बाद कंपनी समुद्र में बनाए गए अपने शिपयार्ड यूनिट को बंद कर देती है और वहां से सभी ब्लॉक्स आदि हटा दिए जाते हैं, जिसके बाद समुद्र की वो जगह फिर से सामान्य हो जाती है, जैसे वहां पर कभी कोई शिप बनाया ही नहीं गया हो। पानी में कैसे उतारे जाते हैं जहाज? किसी भी नवनिर्मित जहाज को पहली बार पानी में उतारना कंपनी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जरा सी गलती होने पर करोड़ों का नुकसान होने का खतरा रहता है। ऐसे में कंपनी द्वारा जहाज को पानी में उतारने के लिए फ्लोटिंग आउट तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए शिपयार्ड के अंदर समुद्र का पानी भर दिया जाता है। यानी जिस जहाज को बनाने के लिए यार्ड के अंदर के पानी को खाली किया जाता है, उसे समुद्र में उतारने के लिए उसी यार्ड को दोबारा से पानी से भरना होता है। इसके लिए यार्ड के उस हिस्से से ब्लॉक्स हटा दिए जाते हैं जहां से समुद्र का पानी अंदर आता है। एक बार यार्ड के अंदर पानी भर जाने के बाद जहाज खुद ब खुद धीरे धीरे समुद्र के पानी में बहने लगता है। हालांकि इस दौरान जहाज की सुरक्षा के लिए उसे चारों कोनों से रस्सियों की मदद से बांध दिया जाता है। इसके अलावा भी जहाज को पहली बार पानी में उतारने के लिए 3 अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पहला तरीका है ग्रेविटेशनल लॉन्चिंग। इस तरीके में जहाज को शिपयार्ड से बाहर निकालकर समुद्र किनारे ट्रेन की पटरी जैसे दिखाई देने वाले स्ट्रक्चर पर सेट किया जाता है। फिर उस ट्रैक को तेल और ग्रीस की मदद से फिसलन भरा बनाया जाता है, ताकि जहाज फिसलकर आराम से पानी में उतर जाए। दूसरा तरीका है एयर बैग लॉन्चिंग, जिसमें सिलेंडर के आकार के एयर बैग्स पर जहाज को रख दिया जाता है और फिर ये एयर बैग जहाज को पानी में उतारने का काम करते हैं। तीसरा तरीका है मैकेनिकल लॉन्चिंग, जिसमें जहाज को क्रेन या बड़ी मशीनों की मदद से पानी में उतारा जाता है। हालांकि ये तरीका बड़े जहाजों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है, क्योंकि कई बार मशीनें जहाज का भार नहीं झेल पाती हैं और टूट जाती हैं, जिसकी वजह से जहाज पानी में गिरते ही टूट जाता है। इसलिए बड़े जहाजों को पानी में उतारने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि ये तरीका छोटे जहाजों और नावों को पानी में उतारने के लिए कारगर साबित होता है। पानी में कैसे तैरते हैं जहाज? आपने ये तो जान लिया है कि जहाज कैसे बनते हैं और उन्हें पहली बार पानी में कैसे उतारा जाता है, लेकिन एक सवाल अब भी जस के तस बना हुआ है कि आखिर जहाज पानी में तैरते कैसे हैं? एक छोटा पत्थर या कंकड़ पानी में डालने पर वो डूब जाता है और तलहटी पर पहुंच जाता है, तो फिर इतना बड़ा जहाज पानी की सतह पर तैरता कैसे है? दरअसल
जहाजों का पानी में तैरने का सीधा संबंध है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, जिसके तहत ये माना जाता है कि जो चीज जितनी वजनदार होती है वो अपने भार की वजह से उतना ही ज्यादा पानी सतह से हटाने में सक्षम होती है। ये सारा खेल गुरुत्वाकर्षण बल, डेंसिटी और फोर्स का होता है, जिसकी वजह से कोई चीज पानी के अंदर तुरंत डूब जाती है तो कोई चीज कम वजन की वजह से पानी की सतह पर तैरने लगती है। जहाज को बनाने के लिए जिस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है उसका वजन बहुत ही कम होता है। ऐसे में विशालकाय जहाज का वजन बहुत ही कम हो जाता है। इतना ही नहीं, उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी के मुकाबले काफी कम होती है। जहाज का सबसे निचला हिस्सा यानी बेस बिल्कुल खाली होता है, जिसकी वजह से वो अपने आकार के हिसाब से सतह से पानी हटाता रहता है और पानी के अंदर नहीं डूबता। इस तरह जहाज के खाली और कम वजन की वजह से वो पानी की सतह पर तैरता रहता है, जबकि उसके ऊपरी भाग में काफी वजन होता है। इस चीज को समझने के लिए आप बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बाल्टी में लोहे और रबर की बॉल को डाल दीजिए। लोहे की बॉल ज्यादा वजन होने की वजह से बाल्टी में डूब जाएगी, जबकि रबर वाली बॉल कम वजन होने की वजह से सतह पर तैरती रहेगी। यही रूल जहाज पर भी काम करता है, जिसकी वजह से वो पानी में नहीं डूबता। ऐसे में जहाज पानी में तब डूबता है जब उसके बेस का वजन बढ़ने लगता है, जिसका सबसे बड़ा कारण होता है बेस में छेद हो जाना, जिसकी वजह से जहाज के निचले हिस्से में पानी भरने लगता है और वो धीरे धीरे समुद्र में डूब जाता है। टाइटैनिक के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसकी वजह से वो विशालकाय जहाज अपने पहले ही सफर में डूब गया था। टाइटैनिक के बाद पानी में क्यों नहीं डूबते हैं जहाज? साल 1911 में समुद्र की गहराइयों में समाये टाइटैनिक की कहानी से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, जिसमें 2208 यात्री सवार थे और उस दुर्घटना में 1503 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टाइटैनिक के समुद्र में डूबने के बाद जहाजों के डूबने की संख्या में कमी कैसे आ गई? अगर नहीं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जहाजों के निर्माण में आया बदलाव है। टाइटैनिक उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, जिसके निर्माण में लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा किया गया था। दरअसल टाइटैनिक को लग्जरी और अमीरी दर्शाने वाला जहाज बनाया गया था, इसलिए उसे आकर्षक बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा किया गया था। लकड़ी का वजन ज्यादा होता है और उसे पानी में ज्यादा नुकसान भी पहुंचता है। ऐसे में जब टाइटैनिक के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हुआ तो जहाज का वजन बढ़ गया और वो 2 टुकड़ों में टूट गया। इस तरह टाइटैनिक अपने वजन की वजह से पानी में डूब गया था, जिसके बाद जहाजों के निर्माण पर कंपनियों ने खास ध्यान देना शुरू कर दिया। आज जिन जहाजों का निर्माण किया जाता है उसमें हल्के स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, लग्जरी जहाजों में हर चीज को स्टील और कांच से ही तैयार किया जाता है, इसलिए उसमें लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। जब जहाज का वजन कम होगा तो वो पानी की सतह पर आसानी से तैरता रहेगा। इसके अलावा अगर किसी जहाज के निचले हिस्से में छेद भी हो जाता है तो वो कम वजन की वजह से जल्दी पानी में नहीं डूबता है। इसके अलावा जहाज पर लाइफ बोट्स की संख्या भी ज्यादा होती है, ताकि आपातकालीन स्थिति में उनका इस्तेमाल करके यात्रियों की जान बचाई जा सके। वर्तमान में तकनीक भी काफी ज्यादा आधुनिक हो गई है, इसलिए जहाजों के निर्माण से लेकर उन्हें पानी में उतारने और चलाने के लिए अलग अलग उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि टाइटैनिक के बाद समुद्र में जहाजों के डूबने की संख्या दिन ब दिन कम होती गई है, जिसकी वजह से समुद्री दुर्घटनाएं भी नहीं होती हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जहाजों के निर्माण, उन्हें पानी में उतारने, तैरने और डूबने के कारण बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली होगी। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।